एक कमरे के ससुराल में आई बहू की सौतन। एक काम को कितनी देर से करने लगी है। तेरा एक काम ही खत्म नहीं होता। अरे दूसरा काम तू कब करेगी? माँ जी, आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए काम धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। आनंदा एक गरीब औरत थी, लेकिन उसे एक अमीर बहू चाहिए थी। लेकिन स्नेहा ना तो अमीर थी और ना ही सुंदर, जिसके चलते ना ही आनंदा उसे पसंद करती है और ना ही अजीत। अजीत स्नेहा के साथ एक कमरे में तो रहता था, लेकिन हमेशा स्नेहा से दूर रहा करता था, जिसके चलते उनकी शादी को आज 4 साल हो जाते हैं, लेकिन स्नेहा को एक औलाद तक नहीं होती। एक दिन आनंदा अपने बेटे से कहती है, तेरी शादी को पूरे 4 साल हो गए, लेकिन आज तक हमें कोई खुशखबरी नहीं मिली। अरे ऐसा कब तक चलता रहेगा? कहीं हमारी बहू बांझ तो नहीं? आनंदा के मुंह से ये बातें सुनते ही अजीत अपने मन ही मन सोचता है, अरे वाह, ये तो सही मौका मिला है। वैसे भी मुझे ये कल्लो पसंद नहीं है। इतनी काली कलोटी लड़की को कौन ही अपने घर में रखना चाहेगा, ऊपर से गरीब भी। अरे बेटा, क्या सोच रहा है? देख, मैं जानती हूँ 4 साल हो गए हैं शादी को, लेकिन अभी तक कोई खुशखबरी नहीं आई है। इसका मतलब इस कल्लो माई में कोई ना कोई खोट है। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं तेरी शादी एक सुंदर सी लड़की से करवाऊंगी, जो इस घर को एक वारिस देगी और अमीर भी होगी, साथ में खूब सारा दहेज भी लेकर आएगी। ये सुनते ही अजीत के मन में तो और भी ज्यादा लड्डू फूटने लगते हैं। अरे माँ, बेशक दूसरी शादी करवा देना, मैं इस घर में इसकी सौतन ले आऊंगा, लेकिन लड़की सुंदर होनी चाहिए। ऐसा कहकर अजीत वहां से चला जाता है, जिसके बाद अजीत और उसके माता पिता एक कमरे के घर में सो जाते हैं और अजीत भी न चाहते हुए भी सोने के लिए आ जाता है। जैसे वो कमरे में आकर लेटता है, स्नेहा धीरे आवाज में एक गाना गाने लगती है। कोई नहीं है कमरे में, क्या हंसी मिला है पल, आज शरारत करने दो, काम बाकी करेंगे कल। स्नेहा का गाना सुनते ही अजीत गुस्से से बिलबिला उठता है। क्या है ये सब? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं इस टाइम सो लूंगा या फिर तुम्हारी ये बकवास गाना सुन लूंगा। देखो, कल मुझे नौकरी पर भी जाना है, बिना नौकरी के ये घर नहीं चलता है, इसलिए अपना मुंह बंद करके चुपचाप सो जाओ। रात में अजीत स्नेहा को डांट देता है और उसके बाद सो जाता है, लेकिन बेचारी स्नेहा को बहुत बुरा लगता है और वो रोते रोते सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन आनंदा अपने बेटे की शादी करवा कर अपने घर एक नई बहू ले आती है। अरे आओ आओ बहू, अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। एकदम चांद का टुकड़ा लग रही हो, कहीं किसी की काली नजर न लग जाए तुम्हें। लाओ, तुम्हें काला टीका लगा दूं। स्नेहा ये सब देखते ही कहती है, ये सब क्या हो रहा है? और आप हमारे घर में ये किसको बुलाकर ले आए हो? ये लड़की कौन है जो शादी की जोड़ी में अजीत जी के साथ खड़ी है? अब से ये इस घर की बहू है और इसी कमरे में रहेगी। मेरे होते हुए आप इस घर में मेरी सौतन कैसे लेकर आ सकते हो? और फिर इस अकेले कमरे में हम 2 बहू एक साथ कैसे रहेंगी? अब जैसे भी रहो, रहना तो तुम्हें एक ही कमरे में है और एक ही बिस्तर पर सोना भी है। आनंदा ऐसा कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद अनन्या कहती है, हे भगवान, ये सब क्या चल रहा है इस घर में? क्या शादी के बाद मुझे अपना कमरा तुम्हारी पुरानी पत्नी के साथ शेयर करना पड़ेगा? अरे मेरी प्यारी डार्लिंग, कुछ समय के लिए सहन कर लो। उसके बाद तो तुम्हारे पिताजी ने जो वादा किया है कि वो हमें दहेज का पूरा 10 लाख रुपए देंगे, फिर तो हम बहुत बड़ा घर भी ले लेंगे उन पैसों की मदद से। तभी अनन्या अपने बेड पर बीचों बीच तकियों की एक लाइन बना देती है और स्नेहा से कहती है, देखो, बिस्तर के इस तरफ तुम जरा भी मत आना, नहीं तो लात मारकर नीचे गिरा दूंगी। हाँ हाँ, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे लात मारकर गिराएगी? तो क्या मैं नहीं गिरा सकती हूँ? तू देख, अगर रात को तू मेरी तरफ आई तो मैं तुझे एक जोरदार तमाचा भी मार दूंगी। अनन्या की शादी के पहले दिन ही उसकी सौतन से उसकी बहस होने लगती है। स्नेहा बिस्तर के एक तरफ लेट जाती है तो दूसरी तरफ उसका पति अनन्या के साथ लेट जाता है।
अगले दिन सुबह होते ही सुबह के 5 बजे स्नेहा उठ जाती है और कमरे का पंखा बंद करके झाड़ू निकालने लगती है। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है। ये पंखा किसने बंद किया है? अनन्या के इतना कहते ही स्नेहा अपनी सौतन से कहती है, महारानी, अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो उठकर घर के काम कर लो। तुम कोई पटरानी नहीं हो जो आराम फरमा रही हो। स्नेहा की बातें सुनते ही अनन्या नौटंकी करते हुए अपने पति के सामने रोते हुए कहती है, देख रहे हो ना, तुम्हारी पुरानी पत्नी ने तो मेरा पहले दिन ही जीना हराम कर दिया है। कभी पंखे बंद करती है तो कभी कुछ कहती है। ओहो, तुम्हें जितना सोना है सो जाओ। रुको, मैं चला देता हूँ पंखा। अजीत तुरंत कमरे का पंखा चला देता है, जिसकी वजह से स्नेहा झाड़ू भी नहीं लगा पाती। सारे काम करने के बाद स्नेहा नहा धोकर शीशे के सामने तैयार हो रही होती है। सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। तभी स्नेहा की गोरी सौतन शीशे के आगे आ जाती है और उसे धक्का मार देती है, जिसकी वजह से स्नेहा नीचे गिर जाती है। बेचारी गिर गई। वैसे भी तुझ काली को सजने संवरने की क्या जरूरत है? तेरे ऊपर तो वैसे भी अजीत जी की नजर पड़ने से रही। स्नेहा जमीन से उठती है और फौरन अपनी सौतन अनन्या के बाल पकड़ लेती है। चुड़ैल सौतन, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे धक्का देकर गिराएगी। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर वो उसके बाल नोचने लगती है। वहीं अनन्या भी स्नेहा के बाल पकड़ लेती है। तभी वहाँ आनंदा आ जाती है और दोनों की लड़ाई सुलझाने की कोशिश करती है। बहुत हुआ, मैं अब इस औरत के साथ एक कमरे में नहीं रह सकती। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। अनन्या फौरन अपने कपड़े पैक कर लेती है और घर छोड़कर जाने ही वाली होती है। अरे रुक जा बहू, क्यों इस कलमुही के चलते इस घर को छोड़कर जा रही है? देख, कुछ ही समय की बात है, उसके बाद तो मैं तेरा बढ़िया सा कमरा बनवा दूंगी। बस तेरे पिताजी दहेज का पैसा दे दे। ये सुनते ही अनन्या चुप रह जाती है। तभी अजीत आता है और कहता है, अरे अम्मा, कोई पैसा वैसा नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके पिता को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ है, जिसके चलते इसका खुद का घर नीलाम हो गया है और अब वो एक किराए के मकान में रह रहे हैं। अजी, ये क्या बात कर रही हो आप? हाँ, सच बोल रहा हूँ। अरे वाह, खुदा पहाड़ निकला चूहा। इतनी अमीर बहू लाने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक फूटी कौड़ी नहीं मिली तुम लोगों को। ऊपर से अपनी सौतन के साथ अपने कमरे का बंटवारा और करना पड़ गया। अब देखती हूँ कि अपने फकीर पिता के पास कैसे जाएगी ये सौतन। स्नेहा के ऐसा कहते ही अनन्या रोने लगती है। उसे रोता हुआ देख स्नेहा को बुरा लगता है और वो हमदर्दी दिखाते हुए अपनी सौतन का हाथ पकड़ती है और कहती है, रोना बंद करो बहन। मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर क्या बीत रही होगी। ऊपर से मैंने भी जाने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ कह दिया। हो सकी तो मुझे माफ कर देना, लेकिन अब तुम अपने आप को अकेला मत समझो। ये कमरा भी तुम्हारा है और हम दोनों इस कमरे में आराम से रहेंगे। स्नेहा का ये बर्ताव देखकर अनन्या को बहन वाला रिश्ता महसूस होता है, जिसके चलते वो स्नेहा को गले से लगा लेती है। वहीं स्नेहा का ये बर्ताव अजीत के मन को भी घर कर जाता है और उसके मन में स्नेहा के लिए जगह बन जाती है। उस दिन के बाद से दोनों सौतन एक कमरे में एडजस्ट होना सीख लेती हैं, जिसकी वजह से उनके बीच की लड़ाइयां खत्म हो जाती हैं। कुछ समय बाद अजीत भी कड़ी मेहनत करके एक कमरा और बनवा लेता है। अब अजीत की दोनों पत्नियां बहुत खुश हो जाती हैं और वो अपनी दोनों पत्नियों के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। आप समझते क्यों नहीं हो? हमें वैधता की शादी करवाने से पहले अनन्या की शादी करवानी होगी। अरे तुम ये कैसी बातें कर रही हो तेजस्विनी? तुम्हारी बड़ी बेटी के होते हुए तुम पहले अपनी छोटी बेटी की शादी करवाना चाहती हो। बड़ी बेटी सुंदर है, गोरी है, कोई भी लड़का उसे पसंद कर सकता है, लेकिन आपकी छोटी बेटी कितनी काली है, आप खुद जानते हैं। कोई लड़का उसे पसंद नहीं करेगा। तेजस्विनी की बात मानकर नागार्जुन अपने दोस्त से उसके बेटे के रिश्ते की बात करना शुरू कर देता है। वहीं जिस दिन अनन्या के रिश्ते की बात हो रही होती है, उस दिन वैधता एक गार्डन में फूल तोड़ने जाती है। कितने प्यारे प्यारे फूल हैं यहाँ, और इनकी खुशबू तो और भी ज्यादा प्यारी है। वैधता फूलों की खुशबू में मदहोश थी और उन्हें तोड़कर अपनी एक टोकरी में रख रही होती है। तभी वहाँ शौर्य भी आ जाता है। वैधता की खूबसूरती और उसकी सादगी के चलते वह उसकी तरफ खींचा चला जाता है। कितनी खूबसूरत और सादगी है इस लड़की में। काश ये लड़की मेरी पत्नी होती।
शौर्य पहली ही नजर में वैधता को अपना दिल दे बैठता है। तभी वहां नुपुर आ जाता है। भैया, आप यहाँ पर हो? आपको पिताजी ढूंढ रहे हैं, जल्दी चलिए। अपने पिताजी की खबर सुनते ही शौर्य वहां से चला जाता है। दोस्ती के चलते मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की देखी है। अब तुम्हें उससे शादी करनी है और हमारी रिश्तेदारी को आगे बढ़ाना है। इस रिश्तेदारी के चलते हमें बिजनेस में बड़ा अच्छा फायदा हो सकता है। लेकिन पिताजी, आपने मेरी पसंद के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। शौर्य, तुम एक राजपूताना घर के बेटे हो और तुम जानते हो तुम्हारे पिता के आगे तुम्हारी एक नहीं चलने वाली। तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। अपने पिता की बात मानकर शौर्य अनन्या से शादी कर लेता है। लेकिन अनन्या से शादी करने के बाद भी उसे हर पल वैधता की सादगी और खूबसूरती मन ही मन बेचैन करने लगती है। कुछ इत्तेफाक से लोग मिलते हैं और हमेशा के लिए खो जाते हैं। शायद वो लम्हा भी मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा ही था। शौर्य अपनी पत्नी अनन्या के साथ खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बीच सब कुछ ठीक ठाक ही चल पाता है। कुछ दिनों बाद शौर्य के पास एक फोन आता है। अरे शौर्य, तू तो मुझे भूल ही गया। देख, तेरे दोस्त की शादी और तुझे शादी में जरूर आना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, शादी में तो मैं जरूर आऊंगा। आखिर मेरे यार की शादी है, आना तो बनता ही है। शौर्य रंजीत की शादी में पहुंच जाता है, जहां शौर्य को वही लड़की नजर आती है, यानी कि वैधता। वैधता को देखते ही शौर्य खुश तो हो जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दिल भी टूट जाता है। ये कैसी किस्मत है मेरी, जिससे पहली ही मुलाकात में मोहब्बत हो गई, उसे अपने दोस्त के साथ फेरे लेते हुए देख रहा हूँ। शौर्य का दिल टूट जाता है और वो पूरी शादी होने से पहले ही अपने घर लौट आता है। उस दिन शौर्य का गुस्सा देखकर अनन्या अपने मन ही मन सोचती है, शादी के पूरे 3 साल बाद पहली बार मैंने इन्हें इतने गुस्से में देखा है। अगर अभी इनके पास गई तो शायद मुझ पर ही अपना सारा गुस्सा निकाल देंगे, इसलिए मुझे इनसे कल बात करनी चाहिए। अनन्या ऐसा सोचकर उसके पास नहीं जाती। पूरी रात शौर्य वैधता के बारे में सोचता रहता है। देखते ही देखते वैधता की शादी को पूरा 1 साल हो जाता है। फिर एक दिन वैधता सफेद साड़ी में एक गार्डन से फूल तोड़कर मंदिर की तरफ ले जा रही होती है। आप अंदर नहीं आ सकती। आप एक विधवा औरत हो और विधवाओं को यहाँ पूजा पाठ करना मना है। भगवान तो सभी के समक्ष एक समान है। आप मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रही हैं? मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ आई हूँ, मुझे कृपया करके अंदर जाने दीजिए। ब्राह्मण अपने साथ कई सारे ब्राह्मणों को इकट्ठा कर लेता है और वैधता को मंदिर के अंदर जाने नहीं देता। तभी वहां से शौर्य गुजर रहा होता है और वैधता को देखते ही उसके कदम रुक जाते हैं। वह उसे सफेद साड़ी में देखकर अचंभित रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो यकीन नहीं होता। क्या वैधता विधवा हो गई है? इसका मतलब मेरा दोस्त रंजीत इस दुनिया में नहीं रहा। रंजीत की शादी के बाद से शौर्य ने उसे एक बार भी कॉल या मैसेज या उससे वार्तालाप करने की जरा भी कोशिश नहीं की थी। और जब वैधता के ऊपर इतने अत्याचार होते हुए शौर्य देखता है तो उससे रहा नहीं जाता। ये कैसा तमाशा लगाया हुआ है तुम लोगों ने? तुम इन्हें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हो? अरे ये एक विधवा है, अगर ये मंदिर के अंदर गई तो मंदिर अपशकुन हो जाएगा। ब्राह्मण के मुंह से ऐसी बात सुनकर शौर्य को गुस्सा आता है और वो वैधता की थाली से सिंदूर उठाकर वैधता की मांग भर देता है। आज से ये औरत विधवा नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और इसे इस मंदिर में जाने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ पल के लिए वैधता की जिंदगी एकदम से थम जाती है। उसे यही समझ नहीं आता कि उसके साथ अचानक से क्या हुआ। शौर्य उसका हाथ पकड़ता है और उसे मंदिर के अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद वैधता भगवान के दर्शन करती है और फिर से शौर्य उसे अपने साथ उसी गार्डन में ले आता है जहां उसने पहली दफा वैधता को देखा था। शौर्य अपनी प्रेम कहानी के बारे में वैधता को सब कुछ बताता है। तो मैं अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त का होता हुआ देख मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैंने तुम्हें भूलने की बहुत कोशिश की, लेकिन भुला नहीं पाया। ये सुनकर वैधता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं गोरी हूँ, इसलिए मेरी माँ ने मुझसे पहले मेरी छोटी काली बहन का रिश्ता एक बड़े घर में कर दिया और उसकी शादी के कुछ साल बाद उन्होंने मेरी शादी रंजीत जी से करवानी चाहिए। लेकिन उस दिन मंडप में एक हादसा हो गया। जलती हुई मंडप की आग ने रंजीत जी को अपनी आगोश में जकड़ लिया और मैं अपनी शादी के पहले दिन ही विधवा हो गई। अरे तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ। आज से तुम मेरी अर्धांगिनी हो। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। शौर्य वैधता को अपने साथ अपने घर ले आता है, जहां जैसे ही अनन्या अपने घर का दरवाजा खोलती है तो वह अपनी ही बहन को अपने पति के साथ खड़ा हुआ पाती है।
दीदी, आप यहाँ इतने सालों से, आप कहाँ गायब हो गई थी? माँ जी और पिताजी ने भी मुझे आपके बारे में कुछ नहीं बताया। अनन्या, क्या तुम शौर्य की पत्नी हो? कुछ पल के लिए सब कुछ थम जाता है, जिसके बाद शौर्य के लिए यह समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वैधता की ही बहन से उसकी शादी हो गई और अब वह अपनी पत्नी की ही सौतन अपने घर ले आया। अनन्या, माना तुम्हारा मेरा रिश्ता हुआ और शादी हुई पूरे रीति रिवाजों के साथ। मैं तुम्हें इस घर के अंदर लेकर आया, लेकिन तुम हमेशा मुझसे पूछती थी कि आप मुझसे इतना दूर क्यों रहते हो। इसकी यही वजह थी। मैं वैधता को पहली नजर से ही प्यार करने लगा था और उसके बारे में मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि तुम दोनों बहनें हो। वैधता की आंखों में आंसू होते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी बहन की सौतन नहीं बन सकती। वैधता, एक बार तो मैं तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन इस बार नहीं खोना चाहता। अनन्या, तुम ही समझाओ ना। इस प्यार को मैं हमेशा आपकी नजरों में ढूंढती रही। वो प्यार मेरी बड़ी बहन के लिए मुझे आपकी नजरों में आज दिखा है। अनन्या की आंखों में आंसू होते हैं। अपनी छोटी बहन को रोता हुआ देख वैधता से रहा नहीं जाता। मुझे माफ करना मेरी छोटी बहन, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं एक विधवा औरत हूँ और किसी को मेरी मांग में सिंदूर भरने से मैं सुहागन नहीं बन जाऊंगी। मैं तुम्हारी खुशियों को इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम इस घर में अपने पति के साथ खुश रहना। जाती हुई वैधता का हाथ अनन्या पकड़ लेती है और कहती है, मैं काली हूँ और कोई मुझे जल्दी से पसंद नहीं कर रहा था। ये शादी भी एक समझौता ही था, लेकिन शौर्य ने कभी भी मुझे मेरे रंग की वजह से नीचा नहीं दिखाया। जब उन्होंने मेरे लिए इतना कॉम्प्रोमाइज किया तो क्या मैं उनके प्यार के लिए थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती हूँ? मुझे आप इस घर में स्वीकार हो दीदी। अपनी बहन अनन्या को ये बोलते हुए देख वैधता उसे गले से लगा लेती है। वहीं शौर्य भी बहुत खुश होता है। उस दिन से अनन्या अपनी गोरी बहन यानी अपनी सौतन के साथ और अपने पति के साथ एक ही घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है। टोनपुर के गांव में दिव्या और सुनील रहते थे। वो दोनों काफी करीब थे। सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। दिव्या, आज पानी पीकर ही सो जाओ, कल तो पक्का मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। जी। मुझे माफ कर देना, मैं कभी एक अच्छा पति नहीं बन सका। आप मुझसे माफी मत मांगिए। हमारे ऊपर जब उस ऊपर वाले को रहम आएगा तो वो हमारी सारी परेशानियां उड़न छू कर देगा। दोनों पति पत्नी अपने हालातों के आगे बेबस थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन दिव्या खाना बनाते बनाते ही गिर गई। दिव्या, दिव्या, तुम्हें क्या हुआ? दिव्या! सुनील ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। तब उसने आंखें खोली। अरे, तुम्हें क्या हो गया था? अचानक ही मुझे जोर का चक्कर आया। मेरा सर भारी हो रहा है, जी भी मिचला रहा है। तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुनील दिव्या को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि दिव्या गर्भवती थी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। आखिर शादी के इतने साल बाद उन्हें औलाद का सुख मिलने वाला था। ऐसे ही समय बीत गया और दिव्या ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 बेटियों को जन्म दिया। उन तीनों का ही रंग बिल्कुल काला था। हे भगवान, औलाद भी दी तो वो भी बेटियां। अरे, इससे अच्छा तो हम दोनों मियाँ बीवी बे औलाद ही रह जाते। ये तुम क्या कह रही हो? ये तीनों ही भगवान की तरह से हम दोनों के लिए आशीर्वाद हैं। हाँ, लेकिन हम लोग इतने तो गरीब हैं, ऊपर से बेटियां। कल को ये यूं ही बड़ी हो जाएंगी और फिर इनकी शादी और दहेज की चिंता। ऊपर से जरा इनका रंग देखो, इनसे कौन शादी करेगा? घबराओ मत, सब कुछ ठीक ही होगा। बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद से सुनील ने अपने काम में दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो समय पर अपनी बेटियों की शादी करा सके। इसी तरह देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गईं और सुनील ने लड़के देखकर तीनों बहनों की एक ही घर में शादी करा दी। सुनो तुम तीनों, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो जरा ठीक से करना और खीर जरूर बनाना। हाँ भाभी जी, और कोशिश करना कि खीर का रंग सफेद ही रहे, कहीं आप उसे अपनी ही तरह काली ना कर दो। ये क्या बदतमीजी है? अपनी भाभी से इस तरह से बात करते हैं? ठीक ही तो बोल रही है। अरे, ये तीनों ही इतनी काली कलूटी हैं कि ये न जाने किस चीज को काला कर दें। बस भी करो तुम दोनों। बहुओं, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से करो। जी ससुर जी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। पूजा, मोना और प्रिया तीनों ही रसोई में खाना बनाने चली गईं।
विवेक को उनका साथ देते देख कोकिला को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें सबक सिखाने को सोचा। थोड़ी देर बाद तीनों काली बहुएं खाना बनाकर बाहर आईं। सभी टेबल पर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हाथी का बच्चा ही बनाने लग गई थी? इतनी देर कैसे लग गई? वो सासू माँ, चल चल अब मुझे अपनी राम कथा मत सुना, जल्दी से खाना दे। तीनों बहुओं ने खाना परोसा। खाना तो अच्छा बना था, लेकिन सिर्फ उनके ससुर ने ही उसके बनाए हुए खाने की तारीफ की। तभी प्रिया का पति बोलता है, हाँ खाना अच्छा है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की इसे बनाकर खिलाती तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता। ये कही ना तूने बिल्कुल सही बात। तुम लोग अब बस भी करो। अब ये तीनों ही हमारे घर की बहुएं हैं और तुम्हारी पत्नियां, समझे? विवेक एक बहुत ही समझदार आदमी था। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ अपनी बहुओं को तंग नहीं करता था। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन घर वालों का अत्याचार उन पर से कम नहीं हो रहा था। एक दिन मोना से किचन में खाना बनाते वक्त एक बर्तन टूट गया। ये तुमने किया? माँ ये गलती से। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। तैयार हो जाओ। अपने पति विवेक की गैर मौजूदगी में कोकिला ने अपनी तीनों बहुओं को बहुत मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, मायके भी नहीं जा सकते हैं। चलती चलो, कहीं तो ये कदम ले ही जाएंगे। वो तीनों आपस में बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उन्हें सड़क पर दोपहरी में एक औरत 2 ईंटें खड़ी करके उन पर अपना खाना बनाती हुई दिखाई दी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे खाना भी नहीं पकाया जा रहा था और फिर वो अचानक से ही बेहोश हो गई। अरे लगता है कि वो बीमार हैं। चलो बहनों, इनकी मदद करते हैं। वो तीनों उसके पास गईं और उसे जगाने लगी। पूजा और प्रिया उसके हाथ पांव मसल रही थी, तो वहीं मोना उसके लिए खाना बना रही थी। कुछ देर के बाद उस बुढ़िया को होश आया। तुम तीनों कितनी अच्छी हो। जिस जगह मेरे साये ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, वहाँ पर तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था काकी। मुझे तुम तीनों ही कुछ परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है? हाँ काकी, वो उन तीनों ने उस बुढ़िया को अपनी पूरी कहानी सुना दी। तुमने मेरी मदद की है तो तुम्हारी मदद करना भी मेरा फर्ज है। बुढ़िया ने एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने उन तीनों पर फूंक मारी, वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो गई। अरे वाह, क्या ये सच में मैं ही हूँ? बस इतना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। बुढ़िया ने फिर ऐसे ही किया और उन तीनों को एक एक अनमोल शक्ति से नवाज दिया। शक्तियां पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई और वापस अपने घर लौट गई। उनकी सास अपनी गोरी बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उन्हें घर में वापस रख लिया। ये काले कोयले अचानक ही हीरे कैसे बन गए? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। वो तीनों बहनें अपने कमरे में जाकर अपनी अपनी शक्तियों को आजमा कर देखने लगी। मैं चाहूँ तो पर्वत भी उठा सकती हूँ। और मैं तो अपने हाथ से कितना भी सोना और पैसा निकाल सकती हूँ। और मैं भी क्या किसी से कम हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा भविष्य यूं देख सकती हूँ। उन तीनों की ये सारी बातें कोकिला ने सुन ली। ओ, तो ये माजरा है, अब आएगा मजा। बहुओं, जरा मुझे भी तो दिखाओ तुम लोग अपने जादू। माँ, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ बिल्कुल। अरे पगलियों, तुम्हें तो प्रकृति ने अमीर किया है, तो अब तुम अपने ससुराल को भी अमीर कर दो। कोकिला ने अपनी बहुओं को खूब चढ़ा दिया। उसकी बातें सुनकर उन तीनों के मन में भी लालच आ गया और वो तीनों ही गलत काम करने लगी, जैसे जबरदस्ती पैसे और सोना निकालना, किसी को भी अपनी शक्तियों से डराकर भगा देना, वगैरह वगैरह। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन तीनों बहुएं बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। आज तो मैंने 10,000 की ड्रेस खरीदी है। वो ऐसे बातें करती हुई आ ही रही थी कि तभी उनकी नजर एक लाचार औरत पर पड़ी, जिसके तन पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे और वो बेचारी भीख मांग रही थी। उसे देखकर तीनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। कुदरत ने हमें इतना कुछ तोहफे में दिया है ताकि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? सही कहा, हम तो सिर्फ अपना सोच रहे थे। मैं हमारा भविष्य देख पा रही हूँ। अगर हम इन शक्तियों से दूसरों की मदद ना कर सके तो ये शक्तियाँ हमसे ले ली जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ
और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो कभी भी उन शक्तियों का इस्तेमाल बिना वजह नहीं करेंगी। उन तीनों ने उस बूढ़ी औरत की सभी तरह से मदद की और अपने घर जाकर अपनी सास को भी इस बारे में समझाया। कोकिला को भी उन तीनों की बात समझ आ गई और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे।